वेलकम बैक गाइस। तो हम आ चुके हैं चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी ऑफ साइंस क्लास 9। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एंड एनर्जी बहुत इजी चीज है। हाँ, वर्क मतलब क्या? कोई काम। एनर्जी मतलब क्या? कोई ताकत। ठीक है। अब देखो, वर्क का मतलब क्या होता है। अगर मैंने कोई सामान आपके पास लेके आया, ठीक है, तो मैंने कुछ तो काम किया होगा, है कि नहीं? उस सामान को उठाने के लिए मैंने क्या लगाया होगा? ताकत लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। और उसको मैंने कहां से कहां मूव किया? अपने पास से आपके पास मूव किया, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता हूं मैं ऑब्जेक्ट ए हूं और आप ऑब्जेक्ट बी हैं, ऑब्जेक्ट ए को मैंने कहां से कहां पे भेजा? बी के पास भेजा, बरोबर। बी के पास भेजा, तो इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मुझे कोई तो ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी। और सपोज डिस्टेंस को मैंने डी ले लिया, आपके बुक में एस दिया तो मैं भी एस फॉलो कर लेता हूं फिलहाल के लिए। एस ले लिया, राइट। तो हमारे हमने जितना फोर्स यूज किया और जितना डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, वही हमारा वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला इज गिवन बाय एफ इंटू एस। एफ इंटू एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? मास इंटू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूली मत बोलना, जूल बोलना है इसको, जूल होता है। ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसा करते हैं? अब बोलो, वर्क इज सेड टू बी if a force is applied on an object and causes object to displace is called work. और एक बात, if force is applied on an object and it causes displacement of the object, then it is called as work. ठीक है, इजी है, पक्का। वर्क का डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे बोल्ड करके लिखा है। वर्क का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, डेफिनेशन पढ़ लो, अच्छा रहेगा। अब वर्क का नाम है, कुछ फंडामेंटल्स बताता हूँ, वो ध्यान देना। ये मैंने बताया फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला में अब जरा सा ना नया चीज है जो आप लोगों ने कभी आज तक देखा नहीं था। देखो, सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मैं एक पर्सन हूं, ठीक है। पेट बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है। अब इस पर्सन ने यहां से हाथ से उठाया होगा इसको, राइट। तो इसके बीच में कोई तो डिग्री होगा और ये अपने तरफ घिसता होगा, राइट। ये एस हो जाएगा और यहां से इसने फोर्स लगाया है और ये उसके बीच का एंगल है। ये उसके बीच का क्या है? एंगल है। तो वर्क का फॉर्मूला बन जाता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये आप लोग को अभी तक नहीं है, स्टैंडर्ड 10th में या फिर ट्रिग्नोमेट्री याद है, लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का, लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता होगी, आपको गिवन दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अगर नहीं दिया तो सिर्फ आपको क्या यूज करना है? एफएस यूज करना है। बट अगर आपको थीटा दिया है तो कॉस थीटा का मल्टीपल भी दिखाना पड़ेगा। कॉस थीटा का जनरल वैल्यू में लिख देता हूं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। देखो ये तीन चीज है, cos 0 is 1, cos 90 is 0 एंड cos 180 is -1। ये तीन आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। और भी वैल्यूज होते हैं 60 और 45, बट मेरे हिसाब से भी आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको बुक में इतना डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, इजी है पर पूछेगा नहीं। बस आपको ये तीन कंडीशन याद रखने पड़ेंगे एंगल के ऊपर। अब देखो, मैं तीनों कंडीशन का ना डायग्राम बना रहा हूँ, तीनों कंडीशन का डायग्राम बना रहा हूँ। ये तो पहले 0 डिग्री का बनाते हैं। 0 डिग्री मतलब क्या? यहां से और इसको सीधा धागा पकड़ के सीधा सीधा खींच रहा हूं, सीधा सीधा खींच रहा हूं, तो इस केस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री मतलब क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसको मूवमेंट यहाँ पे दे रहा हूं, उसको मूवमेंट यहाँ पे दे रहा हूं, पर मैं खींच कौन सी तरफ से रहा हूं? वर्क। और ये एस, इधर फोर्स और एस दोनों साथ में जा रहा है, फोर्स और एस दोनों साथ में। यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं पर मूवमेंट मेरा आगे की तरफ हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 180 डिग्री, मेरा मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है, देखो इस तरफ, और मैं फोर्स उस तरफ लगा रहा हूं, तो इस केस में मेरा डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। सिंपल। चलो, इस केस में सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम इस केस में 0 होता है 90 वाले केस में, एंड 180 वाले केस में अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ये वर्क के रिलेटेड ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन when the angle between force and displacement is 0 degree, the work done is maximum. Again, when the angle between force and displacement is 0 degree, then the maximum work is done. और
If the angle between force and displacement is 90 degree, then work done is 0. If the angle between force and displacement is 180 degree, then work done is negative. Negative मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सिंपल है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? अरे एनर्जी वही जो वर्क किया वही एनर्जी होता है. अगर मैं समझो मैं 10 किलो वजन उठा रहा हूँ, मतलब मेरी एनर्जी कितनी है? 10 किलो वजन उठाने भर की है. वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम, बस फर्क कितना है, वर्क के केस में डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, एनर्जी के केस में डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है. ठीक है, एनर्जी का मतलब आपको समझा. इसका यूनिट भी क्या है देखो, इसका यूनिट जूली है. जूली नहीं, जूल. क्या है? जूल. JOULE. याद रखना, नहीं याद रखोगे तो पछताओगे. अब एनर्जी में भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताओ? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक मतलब क्या बताओ मुझे? मूविंग, मतलब वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है या फिर चल रहा है. पोटेंशियल मतलब क्या बताओ? स्टिल. स्टिल मतलब स्टॉप, मतलब वो मोशन में नहीं है. स्टिल या फिर स्टॉप है, वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है. समझे? मोशन और रेस्ट, बेसिकली इसका जनरल नेम अगर देखा जाए तो आप लोग को मोशन एंड रेस्ट याद रखना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? मोशन. और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? रेस्ट. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी जैसे वर्क का एक फॉर्मूला, तो ऐसे काइनेटिक वर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूं क्या आप लोग के लिए? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हाफ mv², मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, चलो. अच्छा मैं पूछूं एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया काइनेटिक और पोटेंशियल. अगर मैं ऑब्जेक्ट पूछूं, चलो एक फैन है जो रोटेट हो रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा? बताओ, अकॉर्डिंग टू यू. सोचो सोचो. आंसर मैं बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो मेरा आंसर सुन लो. क्या होगा? पंखा घूम रहा है, मतलब वो मोशन में, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी है. अब वही चीज मैं बोलूं, एक गिलास में मैंने पानी रखा है, गिलास में मैंने पानी रखा, वो स्टोर्ड है, रुका हुआ है, दैट मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी है. अगर मैं बोलूं एक आदमी भाग रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. और एक मैं बोलूं क्या एक बुक टेबल के ऊपर रखा है, तो वो कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए. आई होप ये आपको समझे होगे. मैंने काइनेटिक तो बता दिया था, बट पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं लिखा. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे? mgh. mgh. mg तो फोर्स हो गया, एच उसकी हाइट, कितने ऊपर रखा है, जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक बुक है, उसको मैंने नीचे वाले टेबल पे रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और वही बुक मैंने अगर ऊपर रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. सिंपल सी बात है. चलो ठीक है. अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इनडायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी. क्या देखने जा रहे हैं? थर्ड टॉपिक, मैकेनिकल एनर्जी. बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी और कुछ नहीं है, अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दोनों एनर्जी का एडिशन होता है. अब क्या बोलते हैं, लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्ट होता है. चलो मैंने बोला एक चीज, अगर एग्जांपल देखा जाए आप लोग के हिसाब से देखो तो एक सेल है. क्या है? एक सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, उसको कनेक्ट करके मैंने क्या ग्लो किया? बल्ब ग्लो किया, राइट? एक बल्ब ग्लो किया. अब मुझे बताओ कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई? इसके पास कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी थी. कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी, राइट? इसने अपनी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की? इलेक्ट्रिकल में. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई लिख रहा हूं, उसके बाद क्या हुआ? इससे लाइट आया, तो लाइट एनर्जी बोलेंगे. लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के साथ बल्ब हीट भी हुआ, तो उसको हीट भी बोलेंगे. लाइट एंड हीट एक साथ बोलेंगे, लाइट एंड हीट एनर्जी. ये समझा आपको क्या हुआ? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रही है? पक्का सिंपल है. हाँ, और एक एग्जांपल देखता हूँ, मैं डायरेक्टली बताऊंगा. इलेक्ट्रिक फैन जो हमारा पंखे होते हैं, पंखे में कौन सा एनर्जी होता है? स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आता है हमको. फैन कौन सा हवा देता है? मैकेनिकल एनर्जी देता है, क्योंकि पंखा वो जो है घूम रहा है, पत्ती घूम रही है, उसको मैकेनिकल बोलते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल हो जाएगा पंखे के अंदर. और कौन सा एग्जाम्पल होगा? हाँ, अभी देखो हमारे अंदर, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
मेरे अंदर क्या चीज है, केमिकल है। कौन सा केमिकल है? जो खाना खाता है उसका केमिकल है। वो केमिकल आपको आवाज सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड एनर्जी बना रहा है। डेट मीन्स केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। और एक एग्जांपल, मैंने आप लोग से कॉल पे बात कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। ये माइक क्या कर रहा है, मेरा साउंड एनर्जी ले रहा है, और जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर किसके थ्रू भेज रहा है, इलेक्ट्रिक के थ्रू भेज रहा है। तो इस माइक के केस में क्या हो जाएगा, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल। अपने फोन में क्या होता है बताओ मुझे? फोन में भी सेम होता है ना, उसमें बात करते हैं हम लोग, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल के थ्रू भेजता है। सिंपल। ये सब चीज ध्यान देना। अगर मैं बोलूं अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर रहे हो, और रिचार्ज बोल रहा हूँ, चार्ज कर रहे हो बैटरी सॉकेट में लगा के, तो उधर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर पे बैटरी के अंदर कौन सा एनर्जी बन रहा है, केमिकल एनर्जी बन रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो जाएगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन सीखो कि भाई कैसे बनता है, ट्रांसफर कैसे होता है। और भी एग्जांपल दिया जाए, फ्रूट्स है, प्लांट है, प्लांट ने ग्रोथ लिया, हमको कहाँ से ग्रोथ ले रहा था, अपने सराउंडिंग सॉइल में से केमिकल्स ले रहा था, न्यूट्रिशंस ले रहा था, सराउंडिंग एयर में से न्यूट्रिशंस ले रहा था, सनलाइट के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस किया, फिर उसने सारे एनर्जी को कंबाइन करके क्या बनाया, फ्रूट बनाया, फिर हरे पत्ते बनाए, जो भी है। तो वो सब एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आप लोग उस चीज को समझो। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहिए रहेंगे आप गूगल पे जाइए, एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बहुत सारे आएंगे। और आपके टेक्स्ट बुक में तो एक टेबल दिया है, क्या क्या दिया मैं देख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये तीन तो मैंने बताया है। अगर इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल जाना है तो फैन का बात कर लिया, अगर इलेक्ट्रिक टू लाइट जाना है तो ये देखो लाइट लगा है यहाँ पे, उस लाइट का हो गया। अगर इलेक्ट्रिक टू केमिकल जाना है, रिचार्ज अपना फोन चार्ज कर रहा हूं मैं, उसका हो गया। और क्या बोला, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू साउंड, इलेक्ट्रिक टू साउंड किसमें, स्पीकर में। स्पीकर मालूम है ना, उसके अंदर हम लोग पावर प्ले करते हैं तो जोर से आवाज आता है, वही इलेक्ट्रिक टू साउंड हो गया। और हीट एनर्जी कैसे हो गया, अभी आप पानी गर्म करने वाली मशीन देख लो, हीटर देख लो, आयन देख लो, बहुत कुछ है। ठीक है, आपको ये बेसिक टोटल 5-6 टाइप के एनर्जी से आपको याद रखने होंगे। आप इसके लिए प्लीज जरूर से बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़िएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आइडिया पता होना चाहिए। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप जिंदगी में भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल सी बात है, एनर्जी को हम लोग ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी बन रहा है, केमिकल टू लाइट एनर्जी बन रहा है, वो सब हम लोग चेंज कर रहे हैं, बट उसको खत्म कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। और ये स्टेटमेंट याद रख लो, पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं, अच्छे से पढ़ो इसको। लॉ, क्या इसको मैं डिफाइन कर दूं एक बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल। अब हम लोग देखेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल तो बेसिकली कुछ नहीं है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फ्री फॉल देखने जा रहे हैं। फिफ्थ वाला, फ्री फॉल। इजी। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूँ। एक हाइट है, समझो एक टेबल है, और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इसके बीच में ये हाइट है। सपोज ये टोटल हाइट मेरी कितनी हो गई, एच, और यहाँ पे एक मैंने उसको, ये छोटे वाले को क्या लिया, H2 ले लिया, और इसको H1 ले लिया। ठीक है, पक्का। चलो, अब मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होता है ना, H मतलब क्या है, H1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताओ, mgh2। H2 क्यों, क्योंकि हाइट इसका H2 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मुझे बताओ, हाफ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी अलग होती है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, वेलोसिटी दोनों केस में अलग होती है, तो इसको मैं v1 ले लेता हूँ, इसको मैं v2 ले लेता हूँ। और ग्राउंड के आने के बाद भी कुछ हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, mg इंटू जीरो विच इज जीरो। और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ अलग हो जाएगी, हाफ mv²। v3 ले लिया मैंने। ये आपको समझा फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई करा। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मतलब हर केस में इन दोनों का एडिशन, हर केस में इसका और इसका एडिशन होगा, एडिशन। हाँ, इसका जीरो और ये mv3 का स्क्वायर, सिंपल, ऐड होगा। वही चीज हमको टोटल एनर्जी बोलती है। और हमने इसके पहले क्या पढ़ा था,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसने क्या बताया था हमें कि इसमें एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रॉयड हो नहीं सकता, मतलब हर जगह पे इसका एडिशन इज इक्वल टू इसका एडिशन इज इक्वल टू इसका एडिशन। ये समझा आप लोग को? पक्का? अब ध्यान देखना, ध्यान देना, मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं, ए बी सी, ए बी सी। मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होगी और मिनिमम कौन सी एनर्जी होगी, वो आपको अभी जस्टिफाई करना है। सबसे ज्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ए की और काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम। ठीक है? बी वाले के ऊपर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो मैटर करता है कि हाइट ज्यादा है कि वेलोसिटी ज्यादा है। और सी वाले पार्ट के लिए हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज 0। ठीक है? ये चीज याद रखना, बस एक जस्ट जनरल है। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो ऊपर उसकी स्पीड स्लो होगी, नीचे नीचे आते आते स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। इसके नीचे सी पे आते ही, सी वाले पॉइंट पे आते ही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जब धरती पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि एच 0 है। सिंपल। ये उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको एक ही चीज याद रखना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पावर देखने जा रहे हैं। सिक्स्थ टॉपिक, पावर। पावर का फॉर्मूला देखो, ये डायरेक्ट सिंपल है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इनडायरेक्टली इसका डेफिनेशन बोलूंगा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कौन कितना तेजी से कर सकता है वो उसका पावर दर्शाता है। अब चलो मेरे को इसका यूनिट बताओ। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो पावर का क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। उसका दूसरा नाम क्या है? वॉट। सिंपल है? पक्का? बस यही होगा। अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस सम्स में, एक्सरसाइज में देख लेंगे। बस इसका डेफिनेशन आप लोग याद। चैप्टर का पूरा टॉपिक हो चुका है, बहुत छोटा चैप्टर था, कुछ है नहीं इसमें, जस्ट फॉर्मुलास आपको याद रखने हैं। तो मैं सबका फॉर्मुला बताता हूँ, क्या क्या हमको फॉर्मुला चाहिए। पहला फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड यूनिट, यूनिट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या है यूनिट? न्यूटन। ठीक है? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर। और इसी का डायन भी है, इसी का डायन भी है, DYNE। ये SI यूनिट होता है और ये CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट। सिंपल। चलो, सेकंड, वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसका यूनिट क्या था? जूल ही था। क्या था? JULE। JOULE। जूल का स्पेलिंग क्या होगा? JOULE ना, JOULE। ठीक है? सिंबल था जे। उसको अर्ज भी बोलते हैं, ERG। क्या बोलते हैं? अर्ज। सबका रिलेशन है, मैं रिलेशन बाद में बताऊंगा। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। यूनिट अगेन जूल और अर्ज। ठीक है? फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh। अगेन जूल एंड अर्ज। वर्क एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी सबका यूनिट सेम होता है। फिर फिफ्थ क्या आया हमारा, बताओ? टोटल एनर्जी, TE। उसको क्या लिखते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है, या तो अर्ज लिख सकते हो। सिंपल है। चलो, सिक्स, पावर आया हमारा। पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या था? जूल पर सेकेंड बोलो और वॉट बोलो। क्या बोलो? जूल पर सेकेंड बोलो और वॉट, बाकी उसका दूसरा यूनिट नहीं है। सिंपल है फॉर्मूलास। अब आपको कुछ स्पेशल रिलेशन है वो याद रखने पड़ेंगे। रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। अगेन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। अगेन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। अगेन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद नहीं रखेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसी के साथ हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में, जिसके बाद सेशन बनाऊंगा मैं, उसमें मैं एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है? चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को हर एक वीडियोस देने वाला हूँ। और आपके दोस्त लोग भी अगर क्लासेस नहीं जाते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कि उनको नॉलेज होना चाहिए, तो ये वीडियो आप उनको शेयर करें।